जब मंदिरों का पुनर्निर्माण होता है तो आपके देश का अध्यात्म का भी पुनर्निर्माण होता है। और हिंदुस्तान में जब तक यहाँ की हिंदू अध्यात्म का पुनर्निर्माण नहीं होगा, देश की कभी प्रगति नहीं हो सकती। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने, हमारे यहाँ वो जिसको मुंह मुंह दिखाई कहते हैं, जब शादी हो तो उनको बहुत बड़ा एक रकम मिला था, वो सारा उन्होंने इसी पुनर्निर्माण में लगा दिया। और काशी विश्वनाथ का उन्होंने, वो मंदिर का उन्होंने उन्होंने पुनर्निर्माण किया था। वो पीरियड था मराठास के जब उत्थान हो रहा था, मतलब हमारे देश में जब एक नई ऊर्जा आ रही थी। तो जब भी ये मंदिरों का पुनर्निर्माण होता है तो आप समझ जाइए कि देश में एक नई ऊर्जा शक्ति पैदा हो रही। इसी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे। और ठीक है साहब, हम और आप तो बात करते ही हैं कि सड़कें, अस्पताल, ये वो तो देश है, तो लोग बीमार पड़ेंगे, अस्पतालों की जरूरत होगी, सड़कें बनेंगी, पैसा होगा और अच्छी सड़कें बनेंगी। लेकिन बहुत जरूरी है यह तय करना कि इन सड़कों के ऊपर कौन सी विचारधारा दौड़ेगी। और मैं ये बार बार बोलता हूँ, सैमुअल हंटिंगटन की किताब आपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि आप, उनका कहना है कि अगर आप सारे युद्ध देखो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या और लड़ाइयां हो, ज्यादातर में आप पाएंगे कि मजहब जो है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा, या वो मुख्य होगा या सब फैक्टर हो। और उसी तरीके से देश, जब आप ये नेशन स्टेट बनाते हैं, उसमें भी आपकी आस्था का एक बहुत बड़ा स्थान है। उसी के ऊपर वो जो बेसिक, जो आपकी जो बेसिक बुनियादी दर्शन, बेसिक फिलॉसफी जो है, उसी के चारों तरफ नेशन बिल्डिंग होता है। अब कोई कहे कि आप संविधान, ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए संविधान ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि संविधान के ऊपर में नेशन बिल्डिंग हो सकता है, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि संविधान तो आपने 75 में जब बदल दिया, मान लीजिए और भी बदलाएंगे, उसमें परिवर्तन होता रहता है, ऐसा नहीं होता। संविधान एक लॉ एंड ऑर्डर का एक व्यवस्था को चलाने का, करने का एक डॉक्यूमेंट। तो इसलिए सैमुअल हंटिंगटन जो कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि जब पहला आक्रमण हुआ सोवियत यूनियन का, वो वहां की जो सत्ता व्यवस्था थी उसको कायम रखने के लिए थी। दूसरा था वो कम्युनिस्ट को हराने के लिए था। लेकिन उसके बाद से जो हुआ वो प्योरली वो मजहबी था। अब भी जो हो रहा है वो प्योरली मजहबी है। तो उसको हम कैसे, हम तो मजहब को कैसे नजरअंदाज कर दें। आज कश्मीर में ये तो बार बार कहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं अंदर, वो किस उस पे आ रहे हैं बाहर से, वो क्या कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं? वो इस्लाम के नाम पे, वो जिहाद के नाम पे। इन मदरसों में आप मुल्क के नाम पे, यानी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के नाम पे आप नहीं तैयार कर सकते ये लड़कों को, ये सुसाइड बॉम्बर्स से। और मैं एक और बार बता दूं इसी के साथ, ये बहुत वाइटल पॉइंट है जो मेरे से छूट गया था, लेकिन इसका ये मुझे मेंशन करना बहुत जरूरी है कि देखिए, ये बहुत लोग बात कर रहे हैं तालिबान के फाइटिंग प्रोवस की। मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर किया हूँ इतने सालों में। इनके जितने जो हमले हुए हैं या जो इनकी गतिविधियां रही है, इनका पूरा का पूरा जो इनके हमले का तरीका था वो सुसाइड बॉम्बर बेस्ड था।
जितना बड़ा बड़ा टारगेट उतना बड़ा ट्रक और उतना ही मात्रा में एक्सप्लोसिव। अगर किसी इंडिविजुअल को उड़ाना है तो किसी बच्चे को सुसाइड बॉम्बर वो काफी है। अगर आपको किसी एम्बेसी में अटैक करना है तो एक बड़ा सा ट्रक में एक्सप्लोसिव, यही इनका तरीका था, यही इनका तरीका था। और ये जो सुसाइड बॉम्बर जिसको हम कैनन फॉडर कहेंगे, ये कौन लोग थे? ये सारे मुसलमान। तो आप समझ जाइए कि आपका कौन सी शक्तियों से मुकाबला है। तो ये तो इस रूट से ये इसी रूट से इन्होंने सत्ता, मतलब अभी इन्होंने काबुल पे कहते हैं कि कब्जा कर लिया है, हम इनको रिकग्निशन दे दें, जो कि सुसाइड बॉम्बर रूट से है। सिंह साहब, आपने एक लंबा पूरा टॉपिक कवर किया और मुझे खुशी है कि हम लोग अभी आप पटना में हैं और 19 सितंबर को आपके दोस्त जनरल जीडी बख्शी, सुशील पंडित, विष्णु शंकर जैन, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये सारे लोग हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आपकी किताब जो नो द एंटी नेशनल इंग्लिश में आई, उसके बाद देश भर में ये हुआ कि उस किताब को हम हिंदी में छापें और वो हिंदी में तैयार हो गई है। और 19 सितंबर को बनारस के अंदर जो रुद्राक्ष हॉल है वो वहाँ बुक किया गया है, वहाँ के लोगों ने आप सबको बुलाया, हम सब वहाँ रहेंगे। तो एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो बात आपने कही वो बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं, संविधान 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 एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे सरकार चलती है। वो संविधान में बदलाव होते रहते हैं, अपने समय समय के अनुसार होते रहते हैं, लेकिन संविधान के सही होने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। इसलिए देश और राष्ट्र में जो लोग फर्क नहीं समझ रहे, जो लोग कुछ संविधान के कुछ प्रोविजन को हटाने के लिए कोई धरना प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, वो चलते रहते हैं, वो टेम्परेरी हैं, आज बदलेंगे फिर बदल जाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि भारत के प्रियम्बल के अंदर 1976 में बदलाव हो गया तो हमने क्या कर लिया। तो संविधान के कुछ प्रावधानों के बदलने से सरकारों पे तो कुछ असर हो सकता है, लेकिन राष्ट्र, क्योंकि आपके, मेरे, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, विष्णु, पवन सिन्हा, तमाम सारे जो हैं, इवन जो विक्रम सिंह साहब हैं या मेजर गौरव आ रहे हैं, हम सारे लोगों की कोशिश है कि नरेटिव कैसे बदला जाए। ये जो झूठ के नरेटिव बने हुए हैं कि हम सब जो है सारे धर्म पीस के धर्म हैं और इस्लाम जो है मजहब पीस सिखाता है और सारे धर्म बराबर हैं, ये झूठ की वजह से ही आज ये हाल हो गया है कि तालिबान के गुंडे भी जो है हमको धमकाने लगते हैं, उनके यहाँ जो आका बैठे हुए हैं वो भी धमकाने लगते हैं, दो कौड़ी के लोग टेलीविजन पे आकर के भारत राष्ट्र को गाली देने लगते हैं, हिंदुत्व को, सनातन को गाली देने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि शायद हम लोग सब लोग पॉलिटिकल ड्रिवन ज्यादा हो गए, सरकार ड्रिवन ज्यादा हो गए हैं, इसलिए हर छोटी छोटी बात पे सवाल खड़ा करते हैं, हर किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट भी देने लगते हैं। मैं मानता हूं कि जो बात आपने आखिर में कहा कि ये सिविलाइजेशन वाला मामला है, और जब सिविलाइजेशन, एक बार आप ही ने कहा कि दुनिया की सबसे समृद्ध या सबसे प्रॉस्पर या सबसे रिच सिविलाइजेशंस को हमेशा उन लोगों से खतरा होता है जिनकी कोई सिविलाइजेशन नहीं होती, या जो लोग उस इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि उनका ना बाप का पता है, ना नाना का पता है, ना दादा का पता है, तो वो हमें रिच सिविलाइजेशन को हमेशा समाप्त करते हैं। और भारत में भी 1947 से पहले और 1947 के बाद भी वही लोग आज भी भारत की जो रिच सिविलाइजेशन है, जिसको मैंने कहा कि जब वो गंधार थी तो वहां कुछ और था, आज वो कंधार हो गई तो वहां कुछ और है, जब पर्शिया था तो वहां कुछ और था, जब ईरान हो गया तो कुछ और है। इसीलिए मैंने कहा कि जब नालंदा था तो कुछ और था। इसीलिए आप जब देखें कि जो जिस तरीके से हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, वहां की बात करते हैं कि वहां भी आचार्य चाणक्य की भूमि जब वहां चली गई तो वहां कुछ और होने लगा। तो ऐसा नहीं है कि नाम बदल जाने से कुछ होता है, नाम बदल जाने के साथ साथ जब लोग बदलते हैं, मानसिकता बदलती है, तो आपका थॉट प्रोसेस भी बदल जाता है। तो जो लोग भारत में रहने वाले मुसलमान खासतौर से अपने पूर्वजों को अगर गजनी मानते हैं, अगर बाबर मानते हैं, तो फिर उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। और जिन्हें अपने पूर्वजों के होने पे शर्म है, फिर मैं समझता हूं कि उनका ना कोई मुस्तकबिल है, ना उनकी कोई पहचान है। कोई ऊंचा पजामा करेगा, कोई नीचा पजामा करेगा, कोई लंबी टोपी लगाएगा, कोई गोल टोपी लगाएगा, ये आप खेल करते रहिए, लेकिन उस टोपी के अंदर जो आपकी खोपड़ी है, अगर उसमें भारत राष्ट्र और यहाँ की सभ्यता के प्रति जहर भरा हुआ है, तो फिर आपको कोई दुनिया में नहीं बचा सकता।
आप दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हर मुल्क में मारे जा रहे हैं, हर मुल्क में आपको पीटा जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि तलवार के जोर पे पूरी दुनिया पे आप राज करेंगे। तो मैं समझता हूं कि भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू जो हैं वो जाग गए हैं और उसी तरीके की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। लिहाजा 1 2 3 4 घटनाओं से किसी को गद्दार, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमारा आर.एस. सिंह साहब का, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार साहब का, गौरव आर्या साहब का, प्रोफेसर कपिल कुमार का, प्रोफेसर पवन सिन्हा, हम सब का एक एजेंडा है कि हम लोग नैरेटिव को बदलें। यानी वैचारिक क्रांति पे हम कितना समय दे सकते हैं दें, बाकी कानून व्यवस्था के कुछ कानून बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, वो चलता रहेगा। और जो ये काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के एक ही काम करें। आप सिंह साहब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं कहना आखिरी में एक बात कहना चाहता था कि देखिए, जब हम सिविलाइजेशनल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात करते हैं कि कोई भी समूह, कोई भी संस्कृति अगर ये कहती हो कि दुनिया में एक ही मेलोडी है, वो है अजान, दुनिया में एक ही किताब है, वो है कुरान, दुनिया में एक ही वो कुरान के अलावा जो पुस्तकें हैं उसको सारे को जला दो, जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। अगर आप ये कहें कि दुनिया में बस एक ही मानने लायक है और बाकी सब ये जो है वो जो उनको दर्जा दे दें आप काफिर है, या वो उनसे काफिर होने के हैसियत से उनको टैक्स दिए, तो ये देखिए, ये संस्कृति की लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है, ये कभी समाप्त नहीं होगी सर, ये कभी समाप्त नहीं होगी। हो सकती है बीच में दब जाए, फिर उभर के आ जाएगी। ये जो साइकिल जो है वो चलता रहता है, वो चलता रहेगा। उसी की बात आपने नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि कितनी बार तोड़ा गया, लेकिन ये भारत की विशेषता देखो साहब, सभी ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ चले गए? वो भी बड़े समृद्ध सिविलाइजेशन थे, बड़े समृद्ध सिविलाइजेशन, कहाँ ये लोग हैं? आपको मालूम है कि इस्लाम में भी जो एक वक्त आया था 8-10 सेंचुरी के बीच में, जब वो ये आपका इराक में जब इराक में वहाँ पे कैलिफेट था, तो ये उनको एहसास हुआ कि भाई एक किताब से तो कुछ काम नहीं चले, एक किताब पे चले गए तो हम तो यही के यही रह जाएंगे। तो पूरे दुनिया से किताबें मंगवाई, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी ले आओ, सभी किताबें ले आओ यार, बड़ी भूल हो गई थी हमसे, हमने यार जला दिया। उनको कहा कि आपने आधे तो जला दिया आपके पूर्वजों ने, अब बचा क्या है? फिर भी यहाँ से वो कनक पंडित थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांत लेके वहां पे गया, बगदाद में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहां लर्निंग सेंटर। तो जो आप कह रहे हैं कि हमेशा खतरा इन्हीं तत्वों से होता है, हमने कश्मीर में भी एक बात देखी कि जो शौक कुछ जो वहां से ये अफगान, चेचेन्स और ये उज़्बेक्स जो आते थे, जितने भी कश्मीर के अंदर में, उनके जो शौक थे, तो वो उस शौक में उनका सबसे बड़ा शौक था कि उनको शौक पूरा करने के लिए उनको पढ़े लिखे विक्टिम चाहिए थे। उनको हमने देखा, उनको भी पढ़े लिखे विक्टिम चाहिए थे अपने जिहादी शौक को पूरा करने के लिए। मतलब इशारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमेशा, ये खतरा हमेशा बना रहेगा जाहिलों से, जल्लादों से। इसमें कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेजी इनको आ जाती है तो टेलीविजन पे चले आते हैं, और वही आजकल दिख रहा है। आपने सारी किताबों का हवाला दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो आसमानी किताब थी ये किसने छापी और कौन सी कोरियर कंपनी से नीचे आई, ये आज तक पता नहीं चल पा रहा है। जब ये पता चल जाएगा तो मैं समझता हूं कि लोग इसका समाधान ढूंढ लेंगे। और मुझे तो आज आपकी बातचीत में 2 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपने इनकी माताजी को ढूंढ लिया है, पिताजी को ढूंढ लिया है, शौहर को ढूंढ लिया है, खाला को और फूफी को भी ढूंढ लिया है,
और भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं। इसलिए देखिए सरकारों के जो एक्शंस होते हैं वो कई सारी चीजों पे होते हैं। हम बैठ करके बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है। सरकारें सिर्फ आइसोलेशन में नहीं काम करती, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलात भी होते हैं, अंदरूनी प्रॉब्लम भी होती है। और भारत तो दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि आप अपने बाहरी खतरों से ज्यादा भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, अलग अलग शक्लों में बैठे हैं, उनसे ज्यादा लड़ना पड़ रहा है। लिहाजा एक एक आदमी का जो भी हमारी बातचीत और मेरी और कर्नल आरसीएन सिंह साहब की सुन रहे हैं, वो इस बात पे गौर करें कि आपको राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्र सरकार नहीं बनाती, राष्ट्र समाज बनाता है। सरकार चलती है, देश चलता है, उसके कुछ कानून है, उसके कुछ नियम है, उससे हमारी सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, उनमें घटा गुणा भाग हो सकता है, कुछ हटाए जा सकते हैं, कुछ लाए जा सकते हैं, लेकिन हम सबको राष्ट्र निर्माण में लगना है। और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें सरकार के ऊपर बात नहीं की जाती, उसमें और दूसरी चीजों पे बात नहीं की जाती। वो लड़ाई भी है, वो भी लड़ी जानी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। देश के लिए तो आपने सरकार चुनी है, सुप्रीम कोर्ट चुनी है, तमाम दूसरी चीजें हैं। लिहाजा आज की बातचीत से कई सारे डायमेंशंस आपने कवर किए और मैं समझता हूं कि टेलीविजन पे जो इस समय बातचीत चल रही है उसमें बहुत ही सतही तरीके से बात की जा रही है और उसमें वो एलिमेंट भी बैठे हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो ये एक ऐसा विषय था जिसपे देश को बहुत, क्योंकि याद है कि तालिबान जब शुरू में आए थे 79 में, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें नहीं थी, ये तमाम सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन इस आज इसके बातचीत के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, उससे लगता है कि लोग हमारी जो लार्जर बात है जो हम कहना चाहते हैं वो समझ गए। कर्नल सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग 19 सितंबर को आपकी किताब नो द एंटी नेशनल का हिंदी जो संस्करण है उसके लोकार्पण में हम सब लोग पहुंच रहे हैं और सारे लोगों ने अपना इंतजाम कर लिया है पहुंचने का, सबने सहमति दे दी है। तो ये प्रोग्राम मैं समझता हूं कि बनारस में एक नई ऊर्जा भरेगा और बनारस के लोगों को बड़ी इस बात की चिंता है कि तमाम सारे लोग पहली बार बनारस में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये आपकी किताब के कारण है, इसलिए आपको पहले से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।